के लिए वापस अवाम में आएंगे? नहीं, देखिए, तमाम नशिस्तों पर इमरान खान को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अभी तो चूँकि 20% के करीब, 25%, 30% के करीब नताइज जो आए हैं, उनमें वाज़ेह तौर के ऊपर इमरान खान को बरतरी हासिल है। और ये जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त ननकाना में, ये जो शेखुपुरा में भी, वहाँ पे भी PTI का उम्मीदवार आगे है। वो टेलीविजन उनको 200-300 वोट पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आगे हैं। तो तमाम नशिस्तों पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह PTI के कैंडिडेट वाज़ेह अक्सरियत से आ गए हैं। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हुक्मरानों को अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और हमारे साथ बैठ के जो इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है वो तय करें। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक सियासी टर्मोइल है, जो काम है, वो ख़त्म हो। बाकी ये सारे किस्से कहानियाँ कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों के ऊपर आ गए। फवाद चौधरी साहब, एक लास्ट कमेंट ये भी करते जाइएगा कि अगर ये, जैसे खान साहब ने कहा, ये रेफरेंडम है और डिफीट वाज़ेह है, अगर बड़े बड़े लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हार जाते हैं या पहले उन्होंने हार तस्लीम की, मुझे नहीं पता, मरियम साहब का मुल्क से बाहर जाना ग्रेटर प्लान भी हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि इस रेफरेंडम के नतीजे के बाद भी, पंजाब तो ऑलरेडी हो चुका था ना बाई इलेक्शन में, फिर भी वो मानेंगे इंतखाबात के लिए जनरल, क्योंकि ये तो मतलब वाज़ेह होगा ना कि इसके बाद तो उनकी जीत नामुमकिन है इन जनरल इलेक्शंस? अब तो जैस्मिन एक ही बात है ना, आप पे ज्यादा बेइज्जत होके जाना है या कम बेइज्जत होके जाना है, यही फैसला करना है। इनमें से दोनों में से जो फैसला करना है कर ले। अदरवाइज ये हुकूमत तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, इनकी कोई मॉरल रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो ऐसे सिर्फ ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इन इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ही मेरा नहीं ख्याल, स्पेशली एस्टैब्लिशमेंट से मैं ये कहता हूँ, उन्होंने इतनी अनपॉपुलरिटी अपनी जो है वो इस हुकूमत की वजह से उनके ऊपर आई है। असल फैसले तो जो है उन्होंने इस हुकूमत को करने हैं और मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। ये मुल्क किस तरह से चंद लोगों की ख्वाहिशों पे नहीं चल सकता, इसको जो है वो इन्हें हुकूमत इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए और इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए हमारे साथ बैठ की जो है वो बात। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने का। अच्छा, मेरे से कॉलीग्स या मेरे न्यूज़ करंट अफेयर के एंकर्स, बहुत ही मेरे डिस्टिंग्विश कॉलीग्स भी हैं। अमीर अब्बास ने भी ज्वाइन किया। जमील, सॉरी मैंने कता कलामी माफ, बिकॉज इलेक्शंस है, दे टेल मी टू टेक अ कॉल, सो आई हैव टू डू इट। अगर आप लोगों ने भी कोई सवाल करना है तो प्लीज गो अहेड, लाइक मतलब है, जरूर बीच में अपना दबंग सा सवाल डाल दिया करें किसी भी गेस्ट से। सो जमील, आपको भी आप कंटिन्यू करें। अमीर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। उसके बाद आप भी अपना तज्जिया करें। एंड इमरान, यू आर वेलकम टू से व्हाटएवर यू वांट टू, जब भी आपका दिल करे, जैसे भी तज्जिया करें। जी जमील। बहुत शुक्रिया जैस्मिन। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद हम सब बैठे हैं, इंशाल्लाह हक के साथ खड़े हैं, बोल रहे हैं। बाकी ऑप्शन बचता क्या है इन मुत्तहदा हुक्मरानों के पास? क्या ऑप्शन बचता है? वो यही होगा, या तो वो धांधली कर लें, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट को रुकवा दें, या फिर RTS जिस तरह बैठ जाता होता है उसको बिठा दें। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और हो सकता है रात को 10-11 बजे, अभी इस वक्त तो मैं इमरान खान साहब का वो जुमला कि कोई रह तो नहीं गया, मतलब इनमें से बाकी कोई बच गया है जो उनके खिलाफ ना खड़ा हो। मैं यहाँ पर अभी ताज़ा एक ट्वीट आया है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सिरिल अल्मेडा जो हैं वो मशहूर हैं, एक कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट की हैसियत से, डॉन लीक्स के हवाले से बड़ा मारूफ नाम, उन्होंने एक ट्वीट किया है, IK विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको और हमें लगता है कि ये ऐसे बैठ के ट्वीट कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको शदीद एलर्जी थी इमरान खान जैसी शख्सियत से, आज उनसे मुतालिक ये ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि पब्लिक पल्स को उन्होंने पहचान लिया है और उस तमाम पल्स को जिसका रुख अब इमरान खान साहब की तरफ होना चाहिए था, पहचान लिया है। अब वो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना अक्सर कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और हमारी तो मजबूरी है, तो इसी तरह से हमारी भी मजबूरी है एज ए पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारी भी मजबूरी है एज वोटर ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमारी भी मजबूरी है। आप बताएं कि किसी बच्चे के सामने आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इसके अलावा उन तमाम उनके इर्द गिर्द वाले खानवादे, समधी हजरात एंड ऑल, उनको खड़ा करके आप इमरान खान को सामने खड़ा कर दें, पब्लिक से पूछ लें, ऑनेस्ट ओपिनियन पूछ लें, आगे से कहें कि हमारी मजबूरी है और कोई चॉइस ही नहीं है। जब चॉइस नहीं है तो वो क्यों किया जिसका भुगतान आज आपको भुगतना पड़ा? अगर 6.5 महीने पहले
जिस डिमार्श के लिए आपको चीजों को लेजिटिमेट समझना चाहिए था, अगर उसको आप मान लेते और वो कुछ ना होने देते जो पाकिस्तान में हुआ है, आज आपको ना ये ज़मनी इंतखाबात कराना पड़ते, ना अगले इलेक्शन को अर्ली इलेक्शन के तौर पर कंसीडर किए जाने की कोई ऑप्शन सामने आती। तो आपकी अपनी गलतियां हैं, आप बर्दाश्त करें, भुगतें। खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, अभी गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आपके सामने है। हाँ, दैट्स ए फेयर कॉमेंट कि मौरूसी सियासत को डिस्करेज करना चाहिए। इसी को खत्म करने के लिए खान साहब ने अपने मंशूर को बड़ा एनलाइटेंड किया था पब्लिक के बीच में, उनसे टॉर्चेस जलवाई और उनको कहा कि मैं इलेक्टेबल्स और खानदानी सियासत करने वालों से पीछे रहूंगा। जी जमील, आई कम बैक टू यू। इलेक्टेबल्स को शामिल करना, जी ठीक है, हाँ आई एग्री, इलेक्टेबल्स को शामिल करना। ये पहले भी हमने देखा कि मतलब है जो पिछले दफा हुआ, ये जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी जो जिस तरह कुछ लोग भागे अनफॉर्चुनेटली, वो यही थे ना कि उनकी ऑनेस्टी का ये सवाल था कि वो अब छोड़े, मैं क्या उस पर जाऊं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, आप कैसे देख रहे हैं? फवाद जमील हंस रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये कोई धांधली वांधली अब नहीं कर सकते, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल कि ही इज खान साहब इज विनिंग, लीड में है और हर तरफ से, हर जगह से एक आध सीट अगर कोई आगे पीछे हो तो हो, बट मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ जीत रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो नतायज हम दिखा रहे हैं और वो मीडिया जो इमरान खान साहब के खिलाफ है, 97-98% मीडिया, में अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान चेक कर रहा था, वो सारा मीडिया इस वक्त मजबूरन बता रहा है कि इमरान खान लीड ले रहे हैं एक्सेप्ट एक नशिस्त के ऊपर। और मुझे इस बात का शिकवा है कि जो बात मैं कहना चाहता था मुझसे पहले वो बात इमरान साहब ने क्यों कर दी। देखिए ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये जो नेपोटिस्टिक पॉलिटिक्स है, मैंने आपको आते हुए देख लिया ये बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि ये देखिए ये लानत है इस मुल्क के लिए। एक फैमिली तो हमें शिकस्त खाती नजर आ रही है जो फैमिली पॉलिटिक्स की। वैसे शाह साहब एक सियासतदानों में अच्छी शोहरत के हामिल सियासतदान है, उनके बेटे भी निस्बतन बेहतर होंगे, लेकिन फैमिली पॉलिटिक्स के ऊपर एक जनरल प्रिंसिपल पे हम बात कर रहे हैं। अब उसके मुखालिफ जो उम्मीदवार है अली मूसा, यानी यूसुफ रजा गिलानी, 80s से सियासत में, भाई 40 साल हो गए आपको, कौमी असम्बली में आपका दिल नहीं भरा, आप सेनेट में आके बैठ गए, कब छोड़ेंगे आप? कब किसी और को आने देंगे? कभी नहीं। फिर आपने अपनी जिंदगी में कहा कि मैं खुद नीचे से ये मशरूम ग्रोथ पैदा करूं अपने तीनों बच्चों की, 3 बच्चे माशाल्लाह, तीनों सियासत में। यानी अली मूसा गिलानी अब इलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, अली हैदर गिलानी एमपीए पंजाब असम्बली, अब्दुल कादिर गिलानी एमएनए। भाई कोई और भी अगर इनके 4-5 बच्चे होते तो वो भी सारे के सारे किसी न किसी असम्बली में होते। फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ 3 बड़े टीयर्स जो हैं, पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट, ये जितनी भी पॉलिटिकल फैमिलीज है जैस्मीन, इन्होंने इनमें खपत करना होती है। यानी कुछ को पंजाब असम्बली में डाल दिया या प्रोविंशियल असम्बली में डाल दिया अपने रिश्तेदारों को, जो वहां से बच जाते हैं उनको नेशनल असम्बली में डाल देते हैं, जो वहां से बचते हैं उनको सेनेट में भर्ती कर देते हैं, और जो वहां से बच जाते हैं अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में कोई बलदियाती इलेक्शन हो जाए तो वहां भर्ती तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेयर्स बनते हैं, जो तहसील मेयर्स बनते हैं, वहां सारे के सारे जो है वो इन्हीं फैमिलीज के, इन्हीं खानवादों के लोग आके बैठते हैं। सो लोगों को शटअप कॉल देनी चाहिए इस निज़ाम के खिलाफ अक्रॉस दी बोर्ड। अभी जो इमरान खान का साहब का देखें, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल के आसान हो सकता है रैगिंग करना, क्योंकि 5 बजे के बाद अब 2 घंटे तकरीबन 2.5-3 घंटे हो चुके हैं। जो पोस्ट पोल का जो टाइम होता है वो यही होता है, इसी में आपने अगर कोई कार्रवाई करना हो तो ये कार्रवाई होती नहीं है माजी में। यानी प्री पोल मरला अपनी जगह पे, पोल और फिर पोस्ट पोल मरला, उसमें बड़ी कार्रवाई होती रही है। तो अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें तो हम तवक्को कर सकते हैं कि इमरान खान साहब आगे हैं। और देखिए पब्लिक पल्स, मैं भी जहां से आ रहा हूं, पब्लिक पल्स को आप नहीं रोक सकते हैं। नहीं, लेकिन अमीर इसमें एक चीज़ इसमें होती है जी, ये आपने भी नोट किया होगा, हम लोग फील्ड में बहुत रहे, हमने इन चीज़ों को देखा है। इसमें होता ये है कि 50-60 ऐसे पोलिंग स्टेशन शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं जो बहुत अच्छी एक्सेस में नहीं होते मीडिया की, या आप उन पे ऐसे नज़र नहीं रख सकते, या जहाँ पे उनको इस बात का आइडिया होता है कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उतनी जल्दी शोर नहीं मचा सकेगी। उन पोलिंग स्टेशंस के नताइज को लेट किया जाता है और वहाँ पे फिर मार्जिन कवर किया जाता है बाद में, और इस काम में 5 घंटे 6 घंटे इतना टाइम लग जाता है। ये नतीजा जाता ही 6-7-8 घंटों पे तभी है जब आपने किसी जगह पे ये कार्रवाई डालनी हो, वरना नॉर्मली रिजल्ट आपको 9 बजे तक, ये 5 बजे वाला जो आपका इलेक्शन बंद होता है 5 बजे, तो 4 घंटे के अंदर गिनती तो मसला ही कोई नहीं है। हर पोलिंग स्टेशन की गिनती 1 घंटे में हो जाती है। आपको याद हो कादिर मंदोखेल का जो इलेक्शन था, उसका रिजल्ट तो सुबह फजर के वक्त आया था। हाँ जी, आते हैं और बड़े ज़बरदस्त नताइज आते हैं बाद में। ऐसे पोलिंग स्टेशन मैंने इस मुल्क के वतन अजीज में देखे हैं जहाँ पे
फी मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 70 वोट पड़ा है, यानी 1 सेकंड से भी तेज वोट। यानी आपने वो मूवी देखी हुई है आजकल, एक उस पे वो भी आई हुई है, जब लगाना है भी आई हुई है, द फ्लैश, एक मूवी है द फ्लैश, वो भी इतनी तेज वोट नहीं डाल सकता जितना तेज वोट ये डालते हैं। तो वो ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन मैंने देखे हैं जहाँ पे फी मिनट जो है वो 50 वोट 40 वोट पड़ जाते हैं। जी इमरान भाई अभी जो एक चीज फरमा रहे हैं ना कि बाद में ऑप्शन होता है कि आप कहीं पर मार्जिन को कवर करें, तो मार्जिन कवर करने का ऑप्शन ड्यूरिंग द पोलिंग भी होता है। आज आपके सामने NA 237 कराची के अंदर वहां पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मजहर भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि मुझे आकर पकड़ा गया, मुझे रोका गया और यहां पर आकर वोट जो है कास्ट किए गया, गन पॉइंट पर करवाया गया। तो अब आप देख लीजिए कि जो वाकई मीडिया की एक्सेस में नहीं है और जहां पर ज्यादा लोग नहीं जाते वहां पर वो रोक कर कुछ भी कर लेते हैं। रात की बात तो बाद की बात है ना, वो दिन में नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे उठाना चाहती हूँ। आई मीन लाइक वैसे तो सारी कौम को पता ही चल गया, लेकिन मुझे ये बताएं इमरान, ये बताइएगा कि क्या तज्जिया आपका, मतलब है थोड़े ही दिन पहले बाई इलेक्शन से पहले मरियम नवाज साहिबा चली जाती हैं और रुकती भी नहीं है, अपने एरियाज में जाके कैंपेन भी नहीं करती हैं। मतलब पंजाब तो ये कहते थे उनका गढ़ है PMLN का, एक जमाने में हर तरफ से हारते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इतनी बुरी तरह से उनको शिकस्त हो रही है, पहले पंजाब में हुई, अब ये बाई इलेक्शंस में अगर हो जाती है या होती हुई नजर आ रही है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी MQM बिल्कुल ही खत्म होते नजर आ रहे हैं। मतलब MQM पाकिस्तान तो टू बी वेरी फ्रैंक लग ही नहीं रहा कि अब एक सियासी बड़ी जमात है कराची की जो किसी भी तरह से किसी भी सिस्टम में घुसकर लोगों को मैनिपुलेट करने के काबिल 10 से 15 सीटें निकालने वाली एक जमात नहीं बची। तो मुझे ये बताएं कि ये आई थिंक इनको पता था या ये कोई और अब प्लान कर रहे हैं? कि सुनने में आ रहा था कि आज वो राना साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब आएंगे अपने और फिर ये हम सब पार्टी की हमारी ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन की कैंपेन चलाएं। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूं जो बिलीव करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को रल मिल के इन्होंने निकाला है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि रिजीम को चेंज करना है और पाकिस्तानी अब इस बात पे यकीन रखते हैं और इमरान खान साहब का यह बयानिया वो इसको मानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में एक हुकूमत को घर भेजा गया है। अब मसला सिर्फ सियासतदानों की इज्जत का नहीं है, सियासतदानों को तो बड़ी आदत है बेइज्जत होने की, वो तो कई दफ़ा पहले भी हो चुके हैं, कई दफ़ा ज़मानतें जब्त हो चुकी हैं, कई दफ़ा जो है माफ़ियाँ मांग चुके हैं, कई मरतबा अपने बयानात से मुकर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी बेइज्जती हजम नहीं होती, वो बेइज्जती करवाना नहीं चाहते। इमरान सॉरी मैं कॉल ले लूं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए। कथा कलामी माफ सर, सॉरी कथा कलामी। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद, साहब के सीनियर नुमाइंदा है और उनकी कॉल लेंगे। फारूक हबीब साहब PTI के सीनियर नुमाइंदा है, बिल्कुल डेफिनेटली। फारूक ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन जारी है, हम ये पूछना चाह रहे थे, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, फवाद चौधरी साहब भी आए, दीगर लोग भी, ये जो जीतना था मतलब ये तो पता था आप लोगों को, खान साहब ने कहा एक रेफरेंडम है, इसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी? और अभी भी कुछ कॉर्नर से ये कंसर्न है कि शायद कहीं रिजल्ट्स रोक के धांधली करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बताना चाहता हूँ कि अब इमरान खान का रास्ता कोई नहीं। इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी अवामी पहचान में साबित कर चुके हैं। अवाम की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। ये फैसला 17 जुलाई को भी वही फैसला आया, जो आज 16 अक्टूबर 2022 को भी वही फैसला आया। तमाम इन्होंने हद इस्तेमाल कर लिए, तमाम ताकत इन्होंने लगा ली, लेकिन मैं आपको खराज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ अवाम को, और ये नताइज मुल्क भी रहे हैं, केसी कराची से, फैसलाबाद, ननकाना, चारसदा, इन तमाम पेशावर, इन तमाम जगहों से नताइज इमरान खान के हाथ में आ रहे हैं। और ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, ये एक हकीकत है। तो इमरान खान के रास्ते आएगा, वो आवाम के रास्ते में आएगा और अवामी का, अवाम के समुंदर का, समुंदर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोग पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना चाहते हैं, 2 तिहाई से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तमाम तर बेसाखियों के बाद, तमाम तर लॉलीपॉप, तमाम तर चूसनियों के बावजूद भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चल सकी, ये नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत पिट चुकी है अवाम के अंदर। फरूक ये मुझे जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, फरूक जो अब तक रिपोर्ट हुआ था उसको कंफर्म करते हैं आप कि राना सनाउल्लाह और आबद शेरली दोनों अपने अपने घर की जो एरियाज हैं, वहाँ के जो पोलिंग स्टेशन हैं, वो हार गए हैं। इज इट ट्रू? मैं खुद जो राना सनाउल्लाह का जो घर का पोलिंग स्टेशन है
मेरा जो हल्के का इंतखाबी ऑफिस है वो भी उसी जगह के ऊपर मौजूद है और वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ हमने उनको वहाँ शिकस्त दी है। आबिद शेर अली को भी उनके घर के पोलिंग स्टेशन से, उनके घर की यूनियन कॉन्फ्रेंस से इमरान खान जो है वो हरा चुके हैं। और ये एक बात कहते थे, दोनों की लड़ाई आपस में, ये दोनों साथ में ही इस वजह से ही हार जाते हैं। मैं ये हमेशा कहता था कि मुझे मौका मिले कि ये खुल के एक दूसरे का साथ दें। राना सना ने बतौर वजीर दाखिला कैंपेन चलाई, इंतखाबी अमल की धज्जियां उन्होंने उड़ाई, इलेक्शन कमीशन ने उसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद आज अवाम ने जो है वो एक गेंद से दोनों विकेट गिराई। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है फैसलाबाद के अंदर आबिद शेर अली और राना सना को, जो ये समझते थे कि ये PMLN के यहाँ पर कोई बड़े बुर्ज है, तो बदतरीन शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा है। कितना रिजल्ट आपके पास मौजूद है फैसलाबाद का? मेरे पास रिजल्ट जो है वो बड़ी तेजी के साथ मौसूल होता जा रहा है। यहाँ पर अवाम का हजारों की तादाद के अंदर जो है वो फैसलाबाद की अवाम यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन ये 50% से ज्यादा जो है वो रिजल्ट आ चुका है। ताकि सामने वाज़ेह है और इमरान यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट वाज़ेह है। ये लोग यास्मीन कोशिश करें राजा रियाज को लाइन पे लें, उनसे हमदर्दी करनी है क्योंकि फैसलाबाद तो वो शायद अब सियासत से रिटायरमेंट ही हासिल कर ले, मेरा मशवरा है उनको, क्योंकि वहाँ उनका बहुत बुरा आवाम जो है वो असर करने जा रही है। लोग तो भी जगह आप कमाट खाने के अंदर है, सब्जियों के नहीं राजा रियाज साहब हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। राजा साहब को हम लाइन पे लेंगे अभी। हमारे जितने भी लाइन्स हैं टेलीफोन कॉल वो सब कोशिश करें, जितने प्रोड्यूसर मौजूद हैं सब मिलकर राजा रियाज को लाइन पे लें। आप कोशिश करके देख लें। मुझे नहीं लगता कि शायद वो आपके सामने आए, लेकिन एक फैक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मेंशन करना। नवाब शेर वसीर को और राजा रियाज को तलाश करें जी फौरन। ये लोगों को पता था कि ये ज़िमनी इलेक्शन है और इमरान खान ने असेंबलियों में नहीं जाना, 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने आज वालेहाना मोहब्बत का इज़हार, ये मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी आज की अवामी जो है वो पॉपुलैरिटी का सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब, हमसे बात कर रहे थे और बड़ी यस सब अनीक नाजी साहब का अच्छा, ट्वीट है जी। एक सेकंड शाह फरमान साहब से बात करेंगे, साबिक गवर्नर हैं। वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ जी सॉरी इमरान, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं? शाह फरमान जी, शाह फरमान साहब हमारे साथ। अच्छा लेकिन मैं एक चीज सुना दूं, मैं शाह फरमान साहब भी सुन लें। सुनाए शाह फरमान साहब भी सुन ले। मैं एक चीज सिर्फ सुना दूं। अनीक नाजी साहब का नॉर्मली ट्वीट ऐसा होता नहीं कि आप उसको ऑन एयर पढ़ लें, लेकिन अभी इस दफा है उनका, तो मैंने कहा पढ़ लेता हूँ, उसको लगे आता हूँ। वो फरमा रहे हैं कि PTI को नून लीग और पीपल्स पार्टी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी दिन रात की मेहनत और खलूस नीयत की वजह से इमरान खान मुल्क का वाहिद लीडर बनकर उभर चुका है। यकीन है कि आगे भी नून लीग और आसिफ जरदारी दोनों मिलकर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवाने के लिए इसी खुलूस का मुजाहरा करते रहेंगे। जी शाह फरमान साहब। इमरान आप क्यों जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। शाह फरमान साहब साबिक गवर्नर, शाह फरमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले ठीक है, उनको लाइन पर जब लें तो उनसे 4 सदा और मर्दान की सूरत हाल पता करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए बहुत सारी ट्वीट्स आ रही हैं, अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही देखा तो बस नजर आ रहा था कि अब सारी स्ट्रेंजली बहुत सारे ऐसे, जैसे जमील कह रहे थे ना, कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं जो ना चाहते हुए भी अब ये डिफीट देखकर वो वाज़े तौर पर जाहिर है, आई मीन लाइक रियलिटी को आप नहीं छुपा सकते। अब मुझे बता दें शाह साहब हैं या नहीं? आ गए कॉल पर। जी शाह फरमान साहब। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ आपको खासकर इन्हें 22-24 के हवाले से 2-3 बातें बताना जी बताएं। एक तो ये है कि ये वो सारे हलके हैं कि जो PTI 2018 में बहुत कम मार्जिन से जीत गए थे, लेकिन इसमें आप ये सोचें कि ये PDM के सारे लोग अलग-अलग लड़ रहे थे। अगर आप 2018 के PDM के सारे लोग पार्टी के वोट इकट्ठा करो तो बहुत बड़ा मार्जिन बनता है PDM का, क्योंकि वो अलग-अलग लड़ रहे थे, फिर भी PTI बहुत कम मार्जिन से ये हल्के जीत गए थे। दूसरी बात, इन्हें 22 और 24 के हवाले से रिवायती तौर पर यहाँ ANP और GY का मुकाबला रहा है। चारसद्दा में ज्यादातर ANP जीती है GY से, मर्दान में ज्यादातर GY जीती है ANP से। पहली दफा चारसद्दा में मौलाना हसन जान जीत गए थे अब्दुल वली खान से। यहाँ पर 4 पार्टियां PTI को निकालकर 4 पार्टी जो टॉप पे है, नंबर 1 यानी ANP और PPP, ANP और GY
फिर उसके बाद शेरपाव यहाँ पर एक फैक्टर है, फिर उसके बाद किसानी मूवमेंट जो चली थी खवानीन के खिलाफ, वहाँ पर पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये अलग-अलग लड़ रहे थे उसके बावजूद भी पीटीआई कम मार्जिन से जीत गई थी। आज ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं और जो बात मैं कर रहा हूँ वो सबूत के साथ कर रहा हूँ कि आप पिछले 20 साल के रिजल्ट निकालें, इंक्लूडिंग 2018 इलेक्शन का रिजल्ट भी आप निकालें, तो अगर आप सारे पीडीएम को छोड़कर इन 4 पार्टियों के भी अगर वोट आप इकट्ठा करें तो वो पीटीआई के दुगने वोट से भी ज्यादा बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये जो शिफ्ट आपको नजर आता है, ये मार्जिन शायद आपको बड़ा कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत टफ इलेक्शन नजर आ रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर तो इन 4 पार्टियों को और खासकर पीडीएम का बहुत बड़ा वोट बन रहा था। अभी मैं आपके सारे पैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं हलकों के 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट निकाल दें, पीडीएम के पार्टियों के वोट को जमा करें और फिर वो शिफ्ट जो है उसके ऊपर आप एनालिसिस कर लें कि कितना बड़ा शिफ्ट है। हिस्टोरिकली मैंने आपको बता दिया कि जीओआई और एनपी पहले और दूसरे नंबर पर रही हैं, आज वो इकट्ठे हैं और पीटीआई उनको शिकस्त दे रही है। तो मार्जिन के लिहाज से तो शायद आपको ये चीज़ बहुत कम नजर आ रही हो, शिफ्ट के लिहाज से बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर शाह फरमान बात कर रहे थे, उन्होंने 400 के हवाले से बात की और वो ये कह रहे थे बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है, मार्जिन के हवाले से नहीं। और ये फैक्टर भी देखना होगा कि ये सिर्फ बाय इलेक्शंस है, इस वक्त सारी जमातें एक तरफ है और तरीके इंसाफ एक तरफ है। मेरा ख्याल से मुझे इमरान, आप उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, आपकी तरफ वापस आती हूँ। अगर कोई कॉल ना लें 5 मिनट के लिए तो इमरान रियाज का पूरा तज्जिया सुन लें हम और बाकी 2 कॉलीग्स का भी। लेकिन ये बात दुरुस्त है। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं ये बात कर रहा था, एक छोटी सी गुजारिश है, मैं चाहूंगा अमीर जरा इस पे आप रोशनी डाल दें। जी अब ड्रोन्स और लेने पड़ेंगे आंसू गैस के शेल वाले इस नतीजे के बाद। इस नतीजे के बाद सही बात है। अगर तो उसी पे चलना है, देखिए अमीर, मामला अब पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, मामला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला करना है कि उन्होंने डंडे से, आंसू गैस से और ताकत के बलबूते के ऊपर इस अवाम को और एक अवामी लीडर को मजीद दबाना है, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना है, लोगों के कपड़े उतार के इन्वेस्टिगेशन, पता नहीं कपड़ों में बहरहाल कपड़े उतार के इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर, तो आप और जमील ही बता सकते हैं। मेरे ख्याल में एक काम करना चाहिए, पाकिस्तानियों को ना सिर्फ निक्कर पहन के एक जुलूस निकालना चाहिए ताकि ये देख लें हम सबको कि ये कपड़े उतार के क्या लेना चाह रहे हैं। बहरहाल ये जो भी है देखिए, इसमें ये फैसला करना पड़ेगा कि ये लोगों के कपड़े उतार के, आंसू गैस के मजीद शेल खरीद के, नए ड्रोन्स खरीद के, डंडे और लाठियां मार के या इस्लामाबाद को कंटेनर्स का जंगल बना के इन्होंने मुल्क को आगे बढ़ाना है या खुद उसको बढ़ने देना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मुक्तदर हलकों का, ताकतवर लोगों का पाकिस्तान की आवाम के साथ मुकाबला है। जी अमीर, मुश्किल है। चलो अमीर, अपना नाम जमील और इमरान। अमीर अब्बास सुनो, अमीर अब्बास मेरी बात सुने। जमील एक सेकंड, अमीर अब्बास ये वक्त आ गया आपके लिए कि आप अपना नाम जमील और इमरान की फहरिस्त में लिखवा लें। चले जल्दी जल्दी बात करें। नहीं, मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल अवेकनिंग, ऐसी बात नहीं कर रहे, मजाक कर रही हूं ना, तंग कर रही हूं अमीर को। जो पॉलिटिकल अवेकनिंग जो पॉलिटिकल अवेकनिंग इस वक्त हम देख रहे हैं जैस्मीन, जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है, देखिए जिस वक्त इमाम खुमैनी वापस इनकलाब ईरान के लिए ईरान पहुंच रहे थे, उन्होंने पेरिस से टेक ओवर किया और जो शाह ईरान था रज़ा शाह पहलवी, वो ईरान से फरार हो गया और फरार होते हुए उसने अपने प्राइम मिनिस्टर शाहपुर बख्तियार को हुक्म दिया कि दुनिया की सारी एयरलाइंस को हुक्म दे दो, दुनिया की सारी एयरलाइंस को, कि जिसने खुमैनी को जहाज़ दिया ईरान आने के लिए, हम उसके जहाज़ को क्रैश कर देंगे। अगर खुमैनी का जहाज़ ईरानियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, हम उस जहाज़ को क्रैश कर देंगे। लेकिन अवामी ताकत की आपको मिसाल देना चाहता हूँ, जहाज़ एयर फ्रांस ने जहाज़ दिया, दुनिया की सबसे मोतबर एयरलाइन और नामवर एयर फ्रांस ने जहाज़ दिया, खुमैनी ने टेक ऑफ किया, निहत्ता शख्स था, निहत्ता शख्स। पब्लिक पावर क्या होती है? जिस ईरानियन एयरफोर्स ने खुमैनी के जहाज़ को हिट करना था,
जैसे ही एयर फ्रांस का वो चार्टर्ड जहाज ईरानी एयर स्पेस में एंटर हुआ, ईरानी एयरफोर्स ने आके उस जहाज को अपने हिसार में लेकर और जहाज को मेहराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करवाया। हाँ। जब वो जहाज लैंड कर रहा था, बीबीसी का जो रिपोर्टर सिम्पसन समथिंग उसका नाम है, आज भी उसकी स्टोरी बीबीसी पे लोग सर्च करें, वो लिखता है वो उस जहाज में मौजूद था। वो देखता है कि नीचे जब उसने खिड़की से देखा तेहरान और मेहराबाद के एयरपोर्ट पे, लोग ही लोगों कहता है बीनीथ देयर इज एन ओशन ऑफ ह्यूमन हेड्स, नीचे इंसानी सरों का समुंदर है। भाई ये जो समुंदर है ना इंसानी सरों का, इसके लिए कोई ड्रोन नहीं चल सकते। आप पीपल विल को क्रश, भाई आज लोग निकलते 100 बिस्मिल्लाह वो दे देते पीडीएम को वोट हमारे सारा आंखों पर। हम कौन होते हैं, मतलब हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बात करें। लोग निकल आए अगर इमरान खान के लिए, उसके जलसों में निकल रहे हैं, उसकी कॉल पर निकल रहे हैं। वो जब नहीं बुलाता लोग निकल आते हैं, वो उसके इलेक्शन पर निकल रहे हैं। वो 20 ज़िमनी इलेक्शन पहले, कराची का ज़िमनी इलेक्शन पहले, वो इस इलेक्शन में निकल आए हैं। अभी तक जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं, ये जैस्मिन 77% इस वक्त इमरान खान सीटें ले चुका है। 77%, 77। और बड़ा दिलचस्प इमरान, आप ये देखें कि ये सैंपल है, यानी तीनों सूबों में इलेक्शन हुआ और एग्जैक्टली यही रिजल्ट था आपका 17 जुलाई को। 17 जुलाई को वही सब रिवर्स हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। वो 20 में से 15 जीत गए। ये रेजिम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, पैटर्न पे चलते रहेंगे। सो ये बेस्ट सैंपलिंग है, जो लोग स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं ये बेस्ट सैंपल है, यानी तीनों सूबों से और अर्बन रूरल ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी ननकाना जरा सेमी अर्बन टाइप का, फैसलाबाद अर्बन, इधर मर्दान चार सद्दा, उधर पेशावर। सो ये आपको हर तरह का, फिर जो शरकपुर है जहां पे सूबाई इलेक्शन हो रहा है, कराची, मलीर, बिल्कुल छोटे शहर इलाके। सो ये बेस्ट सैंपलिंग है। हाँ मलीर, मलीर, हाँ जी। अच्छा मलीर में तो बहुत आज तबाही फेरी है, वो तो तबाही फेरी है। वो तो पब्लिक विल को तो कहीं नजर ही नहीं आई। वो लोग बार बार बता रहे थे कि ये लड़के आ गए, ये वोट डाल के चले गए, हम अंदर आए हैं, पूरी कॉपी जो है वो डली हुई है, ये क्या करें अब। और वो बिलाल गफार जो उसको मार के आदमुआ कर दे बेचारे। अच्छा, और वो ऐसा बिलाल को आप जाती हैसियत में कभी मिले, जानते हैं? वो बहुत ही शरीफ वर्कर है, बिल्कुल वर्कर नमा आदमी है और बहुत नीचे से आया वो, लेकिन उसको इन्होंने वो अकेला ही कहीं काबू आ गया, उन्होंने बहुत मारा उसको पकड़ के, बहुत ही ज्यादा ज्यादती और बहुत ही ज्यादा जुल्म। ये इस तरीके से अगर इलेक्शन जीतना है तो फिर देखें, ऐसे तो फिर 200 साल भुट्टो जिंदा है वहां पे सिंध में। हाँ, तो देखें ना, अगर आप करा, लेकिन इमरान और अमीर और जमील देखें, लाइक अगर आप कराची जैसे शहर में ये काम करके यू गेट अवे विद दिस, शहर में आप अगर ये कारनामा करते हैं और मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे भरा हुआ है, आप एक सियासी कारकुन को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, आपने उसका सर फाड़ दिया है, आई मीन, और नोबडी इज अकाउंटेबल, तो फिर ये तो बड़ा जुल्म है ना। फिर जनरल इलेक्शंस के लिए जी एक छोटी सी तैयारी कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये जी। अमीर आप कुछ कह रहे थे? जैस्मीन, मैं जमील जी देखें, मारा भी किसने है? सलीम बलोच साहब एमपीए हैं पीपल्स पार्टी के, और बेटे हैं ना उनके, हकीम बलोच के है जिन जी वो सूबा है जहां पर ना होते हुए भी भुट्टो जिंदा है, और हम देखते हैं कि वहां पर सिचुएशन क्या है। और मुल्क के अंदर इस वक्त जो ओवरऑल पब्लिक पल्स है ना, उसको आप जितना क्रश करना चाहें नहीं कर सकते हैं। हम यहां पर क्या रो रहे हैं? पब्लिक के अंदर इस वक्त क्या है? गुर्बत का सेंटिमेंट है, और हमारे हुक्मरान कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स उठाकर देख लें, नेल्सन मंडेला, एक जबरदस्त कहावत थी उनकी कि गुर्बत जो है वो खैरात से नहीं बल्कि इंसाफ और गैरत से खत्म की जा सकती है। हम मजबूर होकर अपने आप को खुदा ना खास्ता बेगैरत बनाकर, झुककर, गुलाम बनाकर हम चाहते हैं कि अपनी गुर्बत खत्म करें, और हाल हमारा वही है। आज जुर्रत कैसे हो गई? 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले जो बाइडेन ने बोला, फिर उनका महकमा खारजा क्या फरमाता है? उनका महकमा खारजा फरमाता है कि आप डू मोर, यानी आप अपने जो असासे हैं एटमी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मजीद पुरअज़्म दिखाई दें। तो मतलब हमारे मुंह पर भी ये तमाचा है कितना बड़ा कि ये 13-14 जमाती इत्तेहाद होकर डेढ़ महीना कोई गम गुस्सा नहीं है। यही अफसोस की बात है। 13 जमाती इत्तेहाद, इमरान भाई, 13 जमाती इत्तेहाद अपनी जगह पर, हमारे मुल्क के नौमौलूद वजीर खारजा जो आते ही वजीर खारजा बने हैं, 1.5 महीना यूरोप और अमेरिका में गुजार कर, ये आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी है, ये आपकी पॉलिसी है। इतना बड़ा आपको डेंट पड़ा है, इसका आपको अदराक है कि जिस कटहरे के अंदर भारत को खड़ा होना चाहिए था, आपको एज ए सॉवरेन स्टेट आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया गया। और यहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जमील फारूकी को उठा के नंगा कर दो, इमरान रियाज खान को पकड़ लो, आजम स्वाति को पकड़ लो, और भाई हम इस नेशनल डायलेमा से निकलेंगे
तो उस अच्छा जमील, मेरा ख्याल से थोड़ा पॉलिटिकल गुफ्तगू की तरफ लेके आऊंगी मैं। बेचारा आजम स्वाति 75 साल का। हाँ, आजम स्वाति पकड़ को छोड़े, दफा करें, फिर पकड़ना, फिर आजम स्वाति साहब के साथ नो डाउट इट्स नॉट अ गुड थिंग जी। हाँ नहीं, वो बहुत जाती है। मैं देखिए बड़ी मुझे एक जी इमरान, यूएई में एक दोस्त है मेरे, वो इंडियन ओरिजिन से हैं। वो मुझे कहते अबे ये लौंडा जो है ये तुम्हारा वजीर खारजा है या अमेरिका का नौकर है? भैया क्या कह रहा है? बिलावल का। हाँ, ये मुझे उसने पूछा। मैंने कहा किसकी बात कर रहा है भाई? कहता है वो जो जरदारी का बेटा जो उधर। मैंने कहा यार वो वजीर खारजा पाकिस्तान का। कहता उसने तवज्जो दिलाई मेरी, मैं ट्रेवल कर रहा था, उसका मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे ये बात पूछी। मैंने उसके बाद जब उसको वो देखा एग्जैक्टली तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। ये यानी बिलावल डिफेंड करेगा जो बाइडन को, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं ना, बाइडन जो कह रहा है उसकी। और मरियम नवाज को जो बाइडन पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। और मैंने गौर किया कल मरियम के ट्वीट में कि अगर मरियम के वालिद साहब के बारे में आप कुछ कहें तो इतना गुस्सा उनको नहीं आता जितना आप जो बाइडन को आप स्टेटमेंट उसके खिलाफ दे दें तो मरियम को गुस्सा आता। और मरियम ने कोई ट्वीट नहीं की उसके ऊपर। जो बाइडन पे तो कर नहीं सकती ना, तो नहीं, उन्होंने जो बाइडन का गुस्सा खान साहब पे निकाल दिया ना कल। आप दोनों ने, ना शहबाज शरीफ ने ना नवाज शरीफ ने, दोनों ने ना जो बाइडन का नाम लिया ना अमेरिका का नाम लिया। मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम नहीं लिया, दोनों ने नहीं लिया, डरते हैं। अच्छा वो, और दूसरा उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है अगर जो बाइडन को या अमेरिका बहादुर को कोई थोड़ा सा भी कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देख ले तो। मरियम का गुस्सा मैंने देखा है कि उनके अब्बू को भी आप बुरा भला कहें तो मरियम को बुरा नहीं लगता, लेकिन जो बाइडन को अगर आप बुरा कहें तो वो उसके ऊपर वो चढ़ता और इतना तो बनता है ना, इतना तो बनता है, वो नहीं छोड़ती। तो ये मैंने कल नोट किया। अच्छा देखिए, पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैनवस जो है, हमारे मुल्क का वजीर खारजा है या ये उनका नौकर है? पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कैनवस है अमीर इस वक्त, एंड इमरान जस्ट टेकिंग अ मोमेंट, पॉलिटिकल पाकिस्तान का जो कैनवस है ये बिल्कुल तब्दील होता जा रहा है। लाइक 70s के बाद अगर आप ये वेव, अगर आप इस वक्त की वेव देखें और कंपेयर करें उसके बाद माशाल्लाह और जो भी हालात हुए और फिर एक तहरीक चली, लेकिन इस वक्त जो शऊर है पाकिस्तान की आवाम में, या जो एक कैनवस जिस तरह तब्दील हो रहा है, एवरी सिंगल पॉलिटिकल फैमिली माइनस होती जा रही है। ये देखिए, दिस इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन, टू डिस्कस अपॉन। इसके ऊपर जितना भी हम बोले, तज्जिया करें, इसको एक्सेप्ट करते हुए भी हमें अजीब, मतलब एक शॉक लग रहा है। अभी जैसे शाह फरमान कह रहे थे, शेरपाव फैमिली माइनस, बलौर सारी जिंदगी इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, बड़े जानी नुकसानात भी सहे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद करते रहे हुक्मरानी, और अभी इस उम्र में भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी कौन सी फैमिली? सॉरी वली, हाँ असफंदियार वली साहब, वली की फैमिली है, मौलाना फजल रहमान फैमिली है, बड़ी फैमिली है, गिलानियों की। यही तो देखे ना, पॉलिटिकल कैनवस बिल्कुल PMLN का डंका बजता था 2018 के इलेक्शन से पहले पंजाब में। इस पर बात करेंगे। अली जैदी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अली। हाउ वाज द डे टुडे इलेक्शंस के हवाले से? वालेकुम सलाम। देखें, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, बल्कि मैं क्या, इलेक्शन कमीशन ने खुद इसका यानी कि लेटर लिखा है इसके ऊपर हेडक्वार्टर से इलेक्शन कमीशन के। 2 जगह इलेक्शन हो रहे थे, तो जो 237 है मलीर की सीट, वहां पे पहला इंसिडेंट हुआ जब MPA बिलाल गफ्फार जो कराची के सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के, उनको खबर मिली कि एक जगह पे पीपल्स पार्टी के गुंडे घुस गए हैं पोलिंग स्टेशन में और ठप्पा लगा रहे हैं। जब वो वहां पे गए तो वहां से आ गए पीपल्स पार्टी के MPA और उन्होंने आगे उनके ऊपर जानी हमला कर दिया, यानी कि वो भी अस्पताल में है, उनका सर भी फटा, उनकी नाक में भी फ्रैक्चर आ गया, सो ही इज गोइंग गेटिंग ट्रीटमेंट। इलेक्शन कमीशन के ने खुद खत लिखा है, 3 खत लिखे हैं IG सिंध को, 3 खत इलेक्शन कमीशन के लिखे जो मैंने ट्वीट भी किए में। उसमें उन्होंने लिखा है अनऑथराइज्ड पर्सनल घुसे हैं पोलिंग स्टेशन में, यानी 237 में, और थोड़ा 239 में उन्होंने लिखा है कि स्पेशल ब्रांच वहां पता नहीं क्या कर रही थी पुलिस की, और उन्होंने ये बिलाल गफ्फार के ऊपर जो अटैक हुआ है इस इंसिडेंट को भी लिखा है लेटर। तो ये तो अच्छा, अब इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि हकीम बलोच साहब जो कि मलीर में अब एक बड़ा अपने आप को उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, जो ये हलकों में जहाँ पे उन्होंने ये ठप्पे माफिया और रिगिंग की कोशिश की है, वो उनके अपने घर की पक्की यूनियन काउंसिल्स हैं। यानी ये नहीं है कि कोई वो बाहर की जगह पे जाके उनको करना पड़ा जहाँ पे वो वीक है। खुद जहाँ पे वो स्ट्रांग है, जो उनकी पक्की यूनियन काउंसिल्स हैं, जो वो जीतते हैं, वहाँ पे आके उनको हरकतें करनी पड़ी है। तो उसका मतलब इलेक्शन तो वैसी चीज है, और अभी भी रिजल्ट में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है इमरान खान साहब की और दूसरा वाला जो उसमें तो बहुत डिफरेंस है 239 कुरंगी।
और वहां पे भी मैं आपको भी एक इंसिडेंट बताऊं, पुलिस आपको रिपोर्ट करेगी। MKM मजबूर कौमी मूवमेंट के MP है, क्या नाम है, ख्वाजा इजहार, उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन में घुस के फॉर्म 45 फाड़े हैं और पुलिस को वहां इंटरफेयर करना पड़ा। तो ये इस तरह की हरकतों में क्यों उन्होंने, ख्वाजा इजहार साहब ने क्यों फॉर्म, वो किस तरह घुस के अंदर उन्होंने फॉर्म फाड़े और क्यों फाड़े? वो अपने गूंज के साथ आए, गुंडों के साथ आए, जो उनका पुराना तरीका था। फ्रस्ट्रेशन है उनको पता है कि वो हार गए हैं, उनको पता है कि यहाँ आप रिजल्ट मेरे सामने जो आ रहे हैं वहाँ देखे ना, 1500 वोट एक इमरान खान को पड़ा है और 10-10, 15-15 वोट इनको पड़ा, मतलब बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हमारा एक मैकेनिज्म हमने डेवलप किया हुआ है इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल में। हमारा जो वोटर पर्ची काटता है उसका इमीडिएटली हमारे पर नंबर लॉग हो जाता है कि किस पोलिंग स्टेशन में किसने हमारे से वोटर पर्ची ली है। 65,000 तो, और उसकी एक्यूरेसी है कि NA 245 में वो सिर्फ 600 वोटों का या 700 वोटों का फर्क था। जो हमारे पास से वोटर पर्ची गई थी और जो रिजल्ट आया था उसमें रिजल्ट 700 वोट ज्यादा का आया था, क्योंकि कुछ लोगों ने कहीं और से ली होगी वोटर पर्ची। अली, इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा था उसका क्या कुछ किसी ने कोई उसके ऊपर कोई बात की, कोई टेकअप किया, कोई नोटिस लिया या नहीं? आपने कहा ना IG को भी खत लिखा है। जी खत लिखा है, अगर आप कहती हैं मैं आपको भेज देता हूँ। है मेरे पास, I saw it in your tweet also. All 3 letters I have sent to you. Yes, I got them. But anybody took notice of this or no? अभी देखें जी, ये तो सरकार ने नोटिस देना है ना, मैं तो सरकार में नहीं हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन खुद ही खत लिख रहा है और खुद ही बता रहा है कि क्या क्या हुआ है, तो उसके बाद भी अगर नोटिस ना लें तो फिर मुझे नहीं पता। अली जैदी एक चीज, एक मिनट देखें, आप इसमें बराह रास्त एक फरीक हैं। जैदी साहब, आप इसमें एक बराह रास्त फरीक हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कराची में आज होने वाली पोलिंग से मुतमईन नहीं